हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अ, आज से बीपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का भी कुछ कुछ टॉपिक्स मैं अपलोड करने वाला हूं, है ना। बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस को अगर देखें तो पेपर 1 पेपर 2 में पेपर 1 में हिस्ट्री का मैं टॉपिक्स लाऊंगा और पेपर 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी 4 पेपर 2 में और 1 पेपर 1 में 5 टॉपिक्स, पाँचों सब्जेक्ट्स पे टॉपिक्स आएंगे। आज जो मैं टॉपिक्स लाया हूँ वह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मुख्य रूप से 6 भाग में बांटा जा सकता है: जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार तो हो ही गया। और उसमें डिफरेंट जैसे ऊर्जा, आपदा में संचार, ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और ये सब। तो सबसे पहले आज जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी ना उन सभी तकनीकों का समुच्चय है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ, जीन, कोशिका, है ना, जीन, कोशिका आदि के नियंत्रित उपयोग से मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पादों, सेवाओं एवं सकारात्मक प्रक्रियाओं का सृजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न जैविक घटकों एवं उसके कारकों को मनुष्य के लिए लाभदायक प्रक्रियाओं का सृजन करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रारंभ में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता था, है ना। समय के साथ साथ आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के रूप में इस प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तथा अब न केवल कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण में बल्कि इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जीन थेरेपी, स्तंभ कोशिका, चिकित्सा विज्ञान, मरुस्थल एवं उद्योग क्षेत्रों में भी किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र काफ़ी बहुआयामी एवं व्यापक है, इसलिए इसे विभिन्न रंगों से डिनोट किया जाता है, जैसे हरा रंग कृषि क्षेत्र के लिए और लाल रंग चिकित्सा क्षेत्र के लिए। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, है ना, के लिए इसमें जो यांत्रिकी की जाती है उसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, है ना। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की अगर परिभाषा दें तो विशिष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, है ना, मूलभूत आनुवंशिक पदार्थों में संशोधन, रूपांतरण एवं परिवर्तन करने की प्रक्रिया आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है तथा इस प्रकार से विकसित जीव आनुवंशिकता संशोधित जीव कहलाते हैं, है ना। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के तहत मुख्य रूप से 2 तकनीक है, एक है डीएनए पुनर्नियोजन और दूसरा है आरएनए हस्तक्षेप। डीएनए पुनर्नियोजन तकनीक के अंतर्गत विशिष्ट लक्षणों की प्राप्ति के लिए अलग अलग जीवों के डीएनए अणुओं को परस्पर संयोजित करने की प्रक्रिया डीएनए पुनर्नियोजन तकनीक कहलाती है। इसमें विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इच्छित जीन, आणविक कैंची, वाहक, जैविक जीवनकार और पोषीजीव। इच्छित जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए पुनर्नियोजन तकनीक में वह विशिष्ट जीन जिसे किसी जीव के डीएनए में स्थानांतरण करना है उसे इच्छित जीन कहते हैं। आणविक कैंची, तो डीएनए के विशिष्ट खंडों को काटने के लिए जिस प्रतिबंधित एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उसे आणविक कैंची कहा जाता है। तीसरा है वाहक, है ना। तो वह साधन जिसका प्रयोग इच्छित जीन को पोषी जीव में स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है और वाहक के रूप में होता है उस वैसे एंजाइम का प्रयोग किया जाता है जो अपना प्रतिरूप बनाते हो, रिप्लिकेशन जो करते हो, जैसे प्लाज्मिड। जैविक सीवनकार, जैविक सीवनकार वैसे एंजाइम जिसका प्रयोग इच्छित जीन को
वाहक के साथ जोड़ने में किया जाता है और जैविक सीवन कार्य के रूप में लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है पोषी जीव। तो पोषी जीव वह जीव है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इच्छित जीन को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया। तो ये हो गया डीएनए पुनर्निर्माण। दूसरा है आरएनए हस्तक्षेप। तो आरएनए हस्तक्षेप ऐसी तकनीक है ना, जिसमें आरएनए के अणुओं के द्वारा लक्षित एमआरएनए को है ना विखंडित कर है ना उसके द्वारा होने वाली अभिव्यक्ति को रोक दी जाती हो, उसे आरएनए हस्तक्षेप तकनीक कहते हैं, है ना। आरएनए हस्तक्षेप तकनीक के माध्यम से बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया जाता है जो जीन के उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। तो ये है आरएनए हस्तक्षेप। तो हमने जैव प्रौद्योगिकी देख लिया, है ना। उसके अनुप्रयोग के लिए जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है उसको देख लिए, और आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दोनों ही तकनीक, पहला डीएनए पुनर्नियोजन और दूसरा आरएनए हस्तक्षेप। डीएनए पुनर्नियोजन का सबसे विशिष्ट उदाहरण कहिए तो जीएम फसल है, और आरएनए हस्तक्षेप का भी जीएम फसल के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें कि जीन के उत्परिवर्तन, है ना, जो उपस्थित जीन है उसके उत्परिवर्तन और अनुपस्थित जीन के आक्रमण, है ना, के द्वारा जो जीन में परिवर्तन और उत्परिवर्तन के कारण जो बीमारी होती है, तो उसके रोकथाम में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी या उसमें का आनुवंशिक अभियांत्रिकी का, है ना, महत्व क्या है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी की जो है ना, उसका ये विभिन्न क्षेत्रों में इसका, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग है। इसका सिर्फ कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा सुरक्षा में भी इसका महत्व है। सबसे पहले अगर हम देखें कृषि क्षेत्रों में महत्व आनुवंशिक अभियांत्रिकी का, तो कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, है ना, बढ़ती जनसंख्या, अधिक उर्वरकों का प्रयोग, तकनीक की कमी, पोषण की कमी, है ना, और खाद्य संरक्षण सुविधा की कमी जैसी चुनौतियां देखने को मिलती है कृषि क्षेत्र में, है ना। तो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक संशोधन के द्वारा, है ना, बहुत सारे इसका उपलब्धि हासिल की जा रही है ना। जैसे जीएम फसल क्या है। जीएम फसल को अगर देखें तो इसको कह सकते हैं कि वैसा फसल, है ना, जिसमें जो है मूलभूत आनुवंशिक पदार्थों में संशोधन, परिवर्तन या रूपांतरण के माध्यम से विकसित किया जाता है ना। इसके द्वारा न ही सिर्फ उत्पादन में वृद्धि किया जा रहा है, बल्कि, है ना, कीट प्रतिरोधी फसल भी इसके तहत विकास किए जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से अगर कृषि क्षेत्र में देखें तो 5 अनुप्रयोग तो है ही इसके। पहला है उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में वृद्धि जैसे जीएम फसल के अंतर्गत बीटी कॉटन 2002 से 2014 के बीच अगर देखा जाए तो 3 गुना से भी ज़्यादा इसका वृद्धि फसल में देखी गई है। तो उत्पादन में वृद्धि करना, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना। कृमि प्रतिरोधी फसल का उत्पादन, बीटी कॉटन देख सकते हैं। बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन वही है कि जो मिट्टी में से ऐसे बैक्टीरिया को लेकर के और कॉटन के फसल में डाला गया, है ना,
जो उसको हरास करता था उस फसल को, तो अब उससे हरास उसका नहीं हो रहा और उसका उत्पादन बढ़ रहा है। तो कीट प्रतिरोधी फसल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा है खाद्य पर संरक्षण के रूप में, जैसे टोमेटो फ्लेवर, तो खाद्य का संरक्षण भी इसके द्वारा हो रहा है। पोषण स्तर की वृद्धि, जैसे कि गोल्डन राइस, उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। और एक और देख सकते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे किसी खास वजह से फसल में दिक्कत होती है, या फिर जहाँ पे कोई फसल नहीं लगे, जैसे कि मैंग्रोव क्षेत्र के जो पौधे होते हैं, वहाँ खारे जल के में भी फसल, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो उपजते हैं, तो वहाँ के जीन को लेकर के और वैसे धान के खेतों पौधों में, बीजों में, है ना, रूपांतरित करने से क्या होगा कि उस क्षेत्र में भी खारे पानी में उस तरह के फसल हो पाएंगे। तो यह है कृषि क्षेत्र में इसका ये फायदे। अब जीएम फसल से जुड़े समस्या एवं चुनौतियाँ क्या है। जीएम फसल से संबंधित कुछ समस्या एवं चुनौतियाँ की हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जीएम फसल का प्रयोग अगर खाद्य श्रृंखला में की जाए और उससे अगर कोई समस्या हो जाए तो ये बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या हो सकता है। जैसे उनका कहना है कि बीटी कॉटन से जो तेल निकालने पे जो खली प्राप्त हुआ, तो जब जानवर को खिलाया गया तो उनके गले में घाव हो गए। तो इस तरह से अगर फिर गाय से दूध होगा, फिर दूध मनुष्य पिएगा, तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला में अगर किसी तरह के ये आ जाए स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो ये है पहला नुकसान। दूसरा है कि बीटी कॉटन जो भी बीज होते हैं, है ना, आनुवंशिक रूप से डेवलप बीज जो होते हैं जो किसान बोते हैं, है ना, तो वो जो बीज होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाए जाते हैं, उसको एक बार इस्तेमाल के बाद उसके जो बीज होते हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि वो पेटेंट होते हैं बीज। तो बार बार खरीदना पड़ता है किसानों को किसी खास कंपनी से, है ना। तो उसमें आर्थिक नुकसान, तो एक स्वास्थ्य हो गया और एक आर्थिक नुकसान भी तो है इससे। और तीसरा है कि इसका इस्तेमाल किया गया था कि कीट रोधी, लेकिन धीरे धीरे कीट भी तो है कि प्रतिरक्षा शक्ति उनकी बढ़ेगी, तो प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ेगी और कीटों को, है ना, तो फिर इस फसल को भी नुकसान पहुंचाएगी और अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगी वो ज़्यादा। तो तीसरा नुकसान ये है। चौथा है कि पारितंत्र में चूंकि यह बिल्कुल ही नए हैं, एक तरह से देखा जाए तो पारितंत्र के लिए बिल्कुल ही नया है ये, तो कहीं ना कहीं पारितंत्र के अन्य, है ना, पौधे इससे प्रभावित होंगे। और पांचवा है कि जीन पोल्यूशन भी संभव है, क्योंकि जब परागण होगा इसका इधर से उधर पक्षियों के द्वारा, तो इससे जीन पोल्यूशन का भी संभावना बना हुआ है। तो ये था चुनौतियाँ। अब भारत और जीएम फसल के रूप में अगर देखा जाए तो भारत में 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 उसका 1989 के नियम 1989 के अंतर्गत, है ना, GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, अप्रूवल कमेटी की स्थापना की गई है, जो जलवायु एवं पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है यह संस्था, है ना। तो यह संस्था जो है जीएमओ के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें, इसका उत्पादन, इसका निर्माण, इसका बीज से संबंधित, इसका आयात निर्यात, हर तरह की चीज़ों को देखता है। तो भारत में जीएम फसल के रूप में अगर देखा जाए तो बीटी कॉटन का तो मान्यता प्राप्त ही है, बीटी कॉटन कार्य कर रही है। बीटी बैगन पे हालांकि वाणिज्यिक स्तर पर इसका रोक लग गई है, बट उसमें भी इसका ट्राई किया ही किया है। जीएम सरसों, DMH11 जीएम सरसों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा इसका देखा गया, बहुत ही फ़ायदा इससे हुआ, है ना। और इससे जो बेस्ट सरसों का जो नस्ल है वरुणा, तो उसके तुलना में 25 से 30% अधिक इसका उत्पादक हुआ। तो ये कृषि क्षेत्र में इसका इस्तेमाल आनुवंशिक अभियांत्रिकी का देखा गया। अब है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विविध तरह से इसका आनुवंशिकी का अनुप्रयोग है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसका 5 क्षेत्र में देखा जा सकता है।
बेबी डिजाइनर, है ना, जीन थेरेपी, वैक्सीन, ना, पराजीनी जंतु और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिप्लेसमेंट। अब बेबी डिजाइनर क्या है? तो बेबी डिजाइनर एक ऐसी संकल्पना है ना, जिसमें प्रारंभ में ही, भ्रूण अवस्था में ही जीन के लेवल पे, है ना, वो सभी समस्याओं को सॉल्व कर लिया जाएगा और एक इच्छित बच्चा का जन्म दिया जाए, जो जैसा चाहे वैसा, है ना। जैसे मान लिया चाहे ब्लू आँख, रेड हेयर, इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी हाई, है ना, जेनेटिक्स के आधार पे कोई बीमारी ना हो, डिजीज रिमूव्ड, है ना, कोई संक्रमण ना हो, है ना, इतनी हाइट, इतनी, तो हर तरह से ये संभव है भ्रूण के लेवल पे ही इस तरह से डेवलपमेंट हो डिजाइनर बेबी के रूप में। तो उससे फ़ायदा और नुकसान दोनों है। फ़ायदा क्या है ना, कि वो बहुत ही बीमारी, पहला तो है कि उसके स्वास्थ्य संबंधी है, समझ ये सकारात्मक पक्ष, इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा क्योंकि शुरू में ही सब चीज़ देख लिया गया है। दूसरा है कि इंटेलिजेंस के लेवल पे, है ना, इंटेलिजेंस बच्चा होगा, है ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से, या फिर किसी भी क्षेत्र में वो रह सकता है, उसके लिए कोई ये नहीं है, उस तरह से जीन में ही संशोधन कर दिया गया है प्रारंभ लेवल पे ही। इसका नकारात्मक पक्ष भी है कि प्रकृति के चयन में हम लोग हस्तक्षेप उस तरह से कर सकते हैं, है ना। फिर ये सामाजिक बाधा को, जो बांटने की बात हो रही है, ये गैप करेगा क्योंकि वो तो वही करवा पाएंगे जिसके पास बहुत पैसे होंगे, तो ये दो भागों में समाज को बांटने में काम आएगा। तो नकारात्मक पक्ष भी तो है ही इसका है कि भ्रूण के लेवल पे इस तरह से कर रहे हैं तो भ्रूण को नष्ट होने का भी इसमें ये रहेगा। और अगर किसी तरह का भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो बेबी डिजाइनर एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के द्वारा जीन के स्तर पर किसी तरह के उत्परिवर्तन परिवर्तन, है ना, जो जीन है उसमें समस्या, जो जीन नहीं है अलग से जीन के द्वारा उत्पन्न बीमारी, तो उन सभी तरह की बीमारियों, कहीं ना कहीं बीमारी, मैक्सिमम बीमारी तो जीन के कारण ही होते हैं। बड़े बड़े बीमारी, कैंसर, है ना, वायरस से भी बहुत सारी बीमारी होते हैं, एड्स या अन्य भी, डायबिटीज़। तो इस तरह की बीमारी जो जीन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो उनके इलाज में आनुवंशिक अभियांत्रिकी उपयोगी साबित होगा। तो ये है डिजाइनर बेबी और जीन थेरेपी हम लोग देख लिए। तीसरा देखें तो वैक्सीन का निर्माण आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से किया ही जाता है। जितने भी वैक्सीन मैक्सिमम है, वैक्सीन दो तरह के मिलनी होते हैं, है ना, एक होते हैं दुर्बल और एक होते हैं निष्क्रिय, है ना, सजीव या दुर्बल तथा निष्क्रिय या मृत। तो वैक्सीन का निर्माण में इसका उपयोग होता है। एक है पराजीनी जंतु, वैसे जंतु, है ना, जिसके डीएनए में किसी दूसरे जंतु का डीएनए मिला दिया जाए और उससे उसका भी अनुप्रयोग हो सकता है फायदेमंद। जैसे मनुष्य के लिए तो किसी अंग का डेवलपमेंट के लिए दूसरे जीव डीएनए का इस्तेमाल करके उसका अंग का विकास किया जा सकता है ना, और कई तरह के शोध किए जा रहे हैं इस तरह से। तो जीन थेरेपी देख लिए, वैक्सीन, पराजीनी जंतु, है ना, एवं डिजाइनर बेबी। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके फायदे हैं। फिर अगर देखें पर्यावरण संरक्षण में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का लाभ, तो इसमें एक बायो रेमिडिएशन तकनीक है जिसमें कि सूक्ष्मजीवी की सहायता से ना पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने या रोकने में मदद मिलता है। दूसरा है कि इसके द्वारा दो तरीके से, है ना, जो कचरे हैं उसको हटाने में मदद करते हैं। एक है स्वस्थान, एक बहिस्थान है ना। तो वैसे कचरा जो एक जहाँ पे है वहीं पे सॉल्व कर दिया, उसको स्वस्थान है बोलते हैं। जैसे पानी पे तेल, तो इसके माध्यम से
जैव उपचार कर करके इस तरह के भी किए जा रहे हैं। और बहिस्थान में उस कचरा को दूर ले जा करके और उसका सफाया करना। तो इस तरह से पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है। और एक है ऊर्जा सुरक्षा में। तो ऊर्जा सुरक्षा में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बायोफ्यूल का उत्पादन हो रहा है ना। अभी इथेनॉल जो है ये इसका उदाहरण ही है कि बायोफ्यूल, और भी कई तरह के इसमें है। तो ये था जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में उसके अनुप्रयोग देखे, है ना, किस तरह से आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जो उसके दोनों ही भाग हैं, है ना, डीएनए पुनर्नियोजन तकनीक और आरएनए हस्तक्षेप, उसका देखे। फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी का चारों ही क्षेत्रों में, कृषि में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण में और ऊर्जा क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग, इसे क्या फ़ायदे हैं। तो बहुत ही फ़ायदे हैं। और भी इसका हम लोग आगे देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी में कुछ और पॉइंट है, जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना, स्तंभ कोशिका क्लोनिंग, है ना, और भी देखेंगे जैसे सेरोगेसी क्या है, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। फिर है इंडिजिन यानी कि जीनोम, मानव जीनोम परियोजना, पादप जीनोम परियोजना, ये भी देखेंगे। और सहायक जन प्रौद्योगिकी, तो इतना मतलब एक क्लास में बाकी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल।